हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके उस एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज रिपोर्टाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, शुरू से आखिर तक एक सी देखिएगा। हर एक जानकारी, हर एक मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्मार्ट सर की स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से खैर मकदम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के निसाब में शामिल और एनटीए नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही अहम रिपोर्टाज की रिवायत, इसका फ़न, उर्दू में इसका आगाज़ व इर्तका, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, रिपोर्टाज किस जबान का लफ्ज है? तो जवाब है फ्रांसीसी का। रिपोर्टाज फ्रांसीसी और इतालवी जबान से निकला है। और यहाँ पर कि रिपोर्टाज किस जबान का लफ्ज है, तो जवाब है फ्रांसीसी का। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल में से किस सिन्फ में दाखिलियत और खारजियत का बेहतरीन इम्तिजाज पाया जाता है? तो जवाब है रिपोर्टाज में। सवाल नंबर 3, रिपोर्टाज लिखने के लिए कैसे वाक़यात दरकार होते हैं? जवाब, चश्मदीद वाक़यात, सुने सुनाए वाक़यात या बना हुआ कोई किस्सा रिपोर्टाज नहीं होता। वो अफसाना हो सकता है, नोवेल हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। रिपोर्टाज का माहौल अफसाने और नोवेल के मुकाबले में ज़्यादा हकीकी होता है, इसमें सदाकत होती है रिपोर्टाज में। तो सवाल ये कि किस सिन्फ में दाखिलियत और खारजियत का बेहतरीन इम्तिजाज पाया जाता है? जवाब है रिपोर्टाज में। और अगला जो सवाल था ये था, रिपोर्टाज लिखने के लिए कैसे वाक़यात दरकार होते हैं? तो इसका जवाब था चश्मदीद वाक़यात। आइए अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। रिपोर्टाज के लिए ज़रूरी है, जवाब है वहदत मौजू। रिपोर्टाज के लिए वहदत मौजू बहुत ही ज़रूरी है और मौजू समाजी और इज्तमाई मसाइल से मुताल्लिक़ होना चाहिए। रिपोर्टाज उन वाक़यात पर लिखा जाता है जो आँखों के सामने गुज़रा होता है, इसलिए इसका ताल्लुक़ ज़माने हाल से होता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि मंदरजा झैल में से किस सिन्फ का ताल्लुक़ ज़माने हाल से होता है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि रिपोर्टाज का, चूँकि रिपोर्टाज के अंदर आंखों देखा हाल कलम बंद किया जाता है। मुसन्निफ की शख्सियत हर जगह मौजूद होती है। जहाँ का भी वाक़यात ज़िक्र हो रहा है सिन्फ के अंदर, वहाँ पर मुसन्निफ बज़ाते खुद अपनी आँखों का हाल देखता है और उसी के बाद वो रिपोर्टाज में उसको कलम बंद करता है। आइए अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। भाई वाह, खूब गए तुम लोग भोपाल, यूसुफ ने मुसर्रत से बिलबिलाकर कहा। यूसुफ ने मुसर्रत से बिलबिलाकर कहा, आप सोच रहे होंगे ये कौन ज़ाती शरीफ है? यूसुफ साहब और भोपाल में मुनक़िद होने वाली तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस से इनका क्या रिश्ता? मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है और इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है रिपोर्टाज मुंबई से भोपाल तक और इसकी जो मुसन्निफ़ा हैं वो हैं इस्मत चुग़ताई। फ्रेंड्स, ये जो इक़्तिबास है, ये बम्बई से भोपाल तक जो रिपोर्टाज इस्मत चुग़ताई की है,
بالکل اس کا یہ آغاز یا اقتباس ہے. اس کو آپ بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا، آپ کے آگامی ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر اس کو کوٹ کیا ہے کہ بھائی واہ خوب گئے تم لوگ بھوپال. یہیں سے شروعات ہوتی ہے رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک کی. تو اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے گا. آئیے اب ہم اگلا سوال کوشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک میں عصمت کے ساتھ کل کتنے افراد نے بھوپال کا سفر کیا تھا؟ تو جواب ہے 6 بڑے اور 2 چھوٹے، کل 8 افراد نے سفر کیا تھا. جو چھوٹے تھے اس میں سے عصمت کے بھی کچھ بچے تھے یا بچیاں شامل ہیں. تو بمبئی سے بھوپال کے لیے سفر میں کل 8 افراد شامل تھے. آئیے اب ہم سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں. حاجی ملنگ، کلیر شریف، اجمیر شریف، غازی میاں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مندرجہ ذیل میں سے کس مضمون میں ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک میں. آئیے اب ہم سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے تو پھر یہ لوگ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ دنیا کی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں، ذرا اپنا مزار شریف کھسکا لے جائیں. کھسکانا ہی پڑے گا ایک دن بیچاروں کو. اپنے باپو کی کتنی ڈھیر یاترائیں بن رہی ہیں، نئی یاتراؤں کے سامنے یہ بیچاری پرانی مقبروں کی کیا چلے گی؟ عہد حاضر سے تعلق رکھنے والا یہ اقتباس مندرجہ ذیل میں سے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ دوستو یہ جو اقتباس ہے یہ عصمت نے 1950 سے پہلے کہا تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اپنا مزار شریف کھسکا لے جائیں، آج زبردستی مزاروں کو کھسکایا جا رہا ہے. آج کے وقت میں ہندوستان کی سچی تصویر 1950 سے پہلے عصمت نے دکھا دی تھی. تو مذکورہ بالا اقتباس کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب ہے رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک میں. سوال نمبر 9. محبت ایک قسم کی ضرورت ہے جیسے بھوک اور پیاس. اگر وہ صرف جنسی ضرورت ہے تو اسے بجھانے کے لیے گہرے کنویں کو کھودنا حماقت ہے، نہ بہتی گنگا میں ہونٹ تر کیے جا سکتے ہیں. ارے بھائی گہری محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتی گنگا میں سیدھے سیدھے سے ہاتھ ڈولو، اترنا کوئی ضروری ہے؟ مذکورہ بالا اقتباس کس مصنف سے منسوب ہے؟ تو جواب ہے عصمت چغتائی سے اور رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک میں. سوال نمبر 10. رپورتاز ممبئی سے بھوپال تک میں عصمت نے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بھوپال میں اردو کے معروف ادیبوں اور شاعروں کا بھوپال میں منعقد ترقی پسند مصنفین کے کانفرنس میں شرکت کرنا، مشاعرے کا انعقاد، بھوپال میں قیام اور سانچی کے استوپ دیکھنے کے لیے جانے کا ادھورے سفر کا بیان. یہ سبھی سانچی کا استوپ دیکھنے کے لیے بھوپال سے دوپہر بعد نکلے. راستے میں گاڑی کئی جگہ ان کی خراب ہو گئی، جس وجہ سے یہ سانچی کے استوپ دیکھنے سے پہلے ہی اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے سے ہی واپس ہو لیتے ہیں. تو یہ ادھورا سفر کا بیان اور بھوپال میں اردو کے معروف ادیبوں اور شاعروں کا ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں شرکت کرنا، مشاعرے کا ہونا، یہ سارے کے سارے احوال جو ہیں عصمت چغتائی نے اپنے رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک میں قلم بند کیے ہیں. آئیے اب ہم سوال نمبر 11 دیکھتے ہیں. مندرجہ ذیل میں سے رپورتاز کی 4 بنیادی خصوصیات میں شامل ہیں. تو جواب ہے رپورتاز کی 4 بنیادی خصوصیات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش ہیں. نمبر 1، خارجیت اور داخلیت کا امتزاج. دوستو اسے بہت اچھے سے آپ ذہن نشی کرنا. نمبر 1، خارجیت اور داخلیت کا امتزاج. نمبر 2، چشمدید واقعات کا بیان. نمبر 3، واقع کا کسی مخصوص وقت میں وقوع پذیر ہونا. اور نمبر 4 ہے موضوع کا سماجی اور اجتماعی مسائل سے متعلق ہونا. یہ 4 کے 4
جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ رپورٹ تاز کے لیے بہت ہی اہم ہے. تو آپ ان کو بہت اچھے سے ذہن نشی کیجیے گا, اچھے سے آپ ان کو نوٹ کیجیے گا, اچھے سے یاد کیجیے گا. رپورٹ تاز کے لیے 4 بنیادی خصوصیات شامل ہیں: خارجیت اور داخلیت کا امتزاج، چشم دید واقعات کا بیان، واقعے کا کسی مخصوص وقت میں وقوع پذیر ہونا، اور آخر میں موضوع کا سماجی اور اجتماعی مسائل سے متعلق ہونا. سوال نمبر 12، رپورٹ تاز انگریزی میں کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے رپورٹ کے ہم معنی میں استعمال ہوتا ہے. سوال نمبر 13، سنے سنائے واقعات یا کوئی بنا ہوا قصہ کیا رپورٹ تاز ہو سکتا ہے؟ دوستو ایک اہم سوال ہے یہ. سنے سنائے واقعات یا کوئی بنا ہوا قصہ رپورٹ تاز ہو سکتا ہے؟ جواب نہیں ہو سکتا. سنے سنائے واقعات یا کوئی بنا ہوا قصہ ایک افسانہ، ناول یا ڈرامہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رپورٹ تاز کبھی نہیں ہو سکتا. رپورٹ تاز کا ماحول حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. رپورٹ تاز میں مصنف کی شخصیت ہر جگہ بذات خود موجود ہوتی ہے. اس میں صداقت اور وجودیت ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو رپورٹ تاز کے بارے میں بہت اچھی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے تو اب ہم سوال نمبر 14 دیکھتے ہیں. دوستو یہ سوال بہت ہی اہم ہے. یہ سوال بہت ہی اہم ہے رپورٹ تاز سے متعلق، اور یہ سوال اب سے پہلے کئی ایگزام میں DSSB میں شاید 3 یا 4 بار، اور UP TGT PGT میں بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے. تو اس سوال کو آپ اچھی سے ذہن نشی کیجیے گا. خود پر بیتے ہوئے یا سامنے گزرے ہوئے واقعات یا باتوں کا صیغہ متکلم میں مصنف کا بیان کرنا کس صنف کے تحت آتا ہے؟ تو جواب ہے رپورٹ تاز کے تحت یا رپورٹ تاز کے اندر. سوال نمبر 15، رپورٹ تاز اور رپورٹ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب ہے رپورٹ میں سیدھی سادی تصویر پیش کی جاتی ہے، کوئی بات سیدھی سادی کہی جاتی ہے، لیکن جب اسی رپورٹ میں ادبی اسلوب، تخیل کی آمیزش اور معروضی حقائق اور صداقت کو شامل کر دیا جاتا ہے تو وہ صحافت کے دائرے سے نکل کر رپورٹ تاز میں داخل ہو جاتی ہے. امید ہے رپورٹ تاز اور رپورٹ میں جو بنیادی فرق ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. رپورٹ تاز ایک صحافتی صنف بھی مانی جاتی ہے. سوال نمبر 16، اردو کا پہلا باقاعدہ رپورٹ تاز مصنف کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ دوستو یہ سوال تھوڑا سا ٹیپیکل ہے. اس کے اندر مختلف رائے ہیں کہ پہلا رپورٹ تاز نگار کون ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ. جواب ہے کرشن چندر کو. باقاعدہ طور پر جو پہلا رپورٹ تاز مصنف مانا جاتا ہے وہ کرشن چندر کو مانا جاتا ہے، اور ان کی تصنیف پودے اردو کی باقاعدہ پہلی رپورٹ تاز تسلیم کی جاتی ہے. لیکن اردو کا پہلا رپورٹ تاز سجاد ظہیر کی یادیں 1940 عیسوی کو مانا جاتا ہے. حالانکہ یہ رپورٹ تاز کی جو بنیادی خصوصیات ہیں اس پر یہ پورا نہیں اترتا، لیکن کچھ ہمارے نقاد محققین سجاد ظہیر کے یادیں جو کہ 1940 میں انہوں نے لکھا تھا اس کو اردو کا پہلا رپورٹ تاز تسلیم کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر کرشن چندر کو تسلیم کیا جاتا ہے. کرشن چندر نے پودے نام سے اپنا جو ہے وہ رپورٹ تاز تصنیف کیا، اور کرشن چندر نے پودے کو 1945 میں حیدرآباد میں منعقد کل ہند ترقی پسند اردو مصنفین کی کانفرنس کی رویداد اس میں بیان کی پودے کے اندر، اور یہ 1946 عیسوی میں ممبئی سے نکلنے والے ایک مجلے شاید نظام کے اندر یہ شائع ہوا تھا. تو دوستو اردو کے پہلے رپورٹ تاز نگار کے بارے میں اختلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ سجاد ظہیر اور کرشن چندر دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو دیکھ لیجئے گا آپشن کے اندر اگر کہیں ایسے دکھائی دیتا ہے، اگر کرشن چندر ہے تو کرشن چندر وہاں پر ہوگا، اور اگر سجاد ظہیر ہے تو سجاد ظہیر صاحب کو مانا جائے گا. آئیے اب ہم سوال نمبر 17 دیکھتے ہیں. رپورٹ تاز اور سفر نامے میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے سفر نامے کے لیے سفر کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی سفر نامہ لکھ رہا ہے تو اس کے لیے سفر پر جانا ضروری ہے، جبکہ رپورٹ تاز کے لیے سفر کا ہونا ضروری نہیں ہے. رپورٹ تاز کسی بھی جگہ جہاں پر مصنف خود موجود ہے وہاں کو دیکھا، وہاں کا
आंखों देख का हाल वो उसमें कलम बंद करता है। सफ़र इसके लिए शर्त नहीं है। सफ़रनामे का कोई मखसूस मौजू नहीं होता है, ये खारजी अनासिर का एक मुरक्का होता है, जबकि रिपोर्टाज में वहदत मौजू का होना शर्त है। रिपोर्टाज में सिर्फ मकसद पर ही जोर दिया जाता है। इसमें मुसन्निफ की शख्सियत हर जगह मौजूद नजर आती है। सवाल नंबर 18, रिपोर्टाज बम्बई से भोपाल तक इस्मत के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? दोस्तों बहुत अहम सवाल है ये। तो इसका जवाब है रिपोर्टाज बम्बई से भोपाल तक इस्मत के छुई मुई अफसानवी मजमूए में शामिल है, जो 1952 ईस्वी में अव्वलन शाये हुआ। इसमें बम्बई से भोपाल तक समेत कुल 14 कहानियां, 14 अफसाने, 13 अफसाने, एक रिपोर्टाज, कुल मिलाकर के 14 कहानियां शामिल हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक करना हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लाइक कर देते हैं तो हमें और अच्छी वीडियो बनाने में और अच्छा मवाद तैयार करने में हमें जो है काफ़ी हौसला उससे मिल जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर आपके सामने उर्दू के जो चंद अहम मशहूर मारूफ रिपोर्टाज अब तक लिखे गए हैं वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहले यादें, जो कि 1940 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर ने तसनीफ किया। ये अदबी और तहजीबी जलसों के ऊपर इन्होंने तसनीफ किया था। दूसरे नंबर पर पौधे और सुबह होती है, लाहौर से बहराम गिला तक, मुसन्निफ इसके जो हैं वो कृष्ण चंद्र हैं। और नंबर 3 पर है खज़ां के फूल, मुसन्निफ हैं इसके आदिल रशीद, और जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे बम्बई से भोपाल तक, और इसकी मुसन्निफा इस्मत चुगताई। सुर्ख ज़मीन और 5 सितारे, इसके मुसन्निफ हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। और आगे है अलिफ लैला के देश में, जिसको तसनीफ किया है ज़फ़र पयामी ने। और आगे है पाकिस्तान में चंद रोज़, जिसके मुसन्निफ हैं ज़ोया अंसारी। और बरसबील लंदन, जिसके मुसन्निफ हैं महमूद निज़ामी साहब। आइए नंबर 9 पर हम देखते हैं सितंबर का चांद। और सितंबर का चांद, गुलगश्त, कोहे दमावंद, दक्कन से ठार नहीं संसार में, इसके मुसन्निफा हैं क़िरातुल-ऐन हैदर। ये सभी जो है क़िरातुल-ऐन हैदर के रिपोर्टाज हैं। नंबर 10 पर है छठा दरिया, जो कि 1947 या 1948 ईस्वी में फ़िक्र तौंसवी ने जो है तसनीफ़ किया था। दोस्तों ये बहुत अहम है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा। 11 नंबर पर है खाली हाथ, जिसके मुसन्निफ हैं अतीकुल्लाह। और नंबर 12 पर हमने तहरीर किया है यहाँ पर दिल्ली की बिप्ता, जिसके मुसन्निफ हैं शाहिद अहमद देहलवी साहब। और नंबर 13 पर है शहर, 2 मुल्क एक कहानी, जेल के दिन, जेल की रातें, सफ़ेद और सुर्ख सितारे के दरमियान। इन सब रिपोर्टाज के मुसन्निफ हैं इब्राहिम जलीस। दोस्तों इब्राहिम जलीस के रिपोर्टाज भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे है पो फटे, जिसकी मुसन्निफा है खदीजा मस्तूर। दोस्तों ये भी एक अहम रिपोर्टाज है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। नंबर 15 पर है जब बंधन टूटे, जिसके मुसन्निफ हैं ताजोर सामरी। और आगे हैं और खुदा देखता रहा, जिसके मुसन्निफ हैं जमनादास अख्तर। दोस्तों बता दूं आपको कि ये भी कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। और नंबर 17 पर है एक हंगामा, जिसकी मुसन्निफा हैं सफ़िया अख्तर। और आगे है फूल पत्ती हीरे का जिगर, जिसके मुसन्निफ हैं अनवर अजीम। दोस्तों फूल पत्ती हीरे का जिगर ये रिपोर्टाज भी एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछी जा चुकी है कि इसकी मुसन्निफ कौन है। आगे है मुस्तकबिल हमारा है, जिसके मुसन्निफ हैं अब्दुल्ला मलिक। और नंबर 20 पर है अमन का कारवां, जिसकी मुसन्निफा हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। दोस्तों ये भी एक अहम रिपोर्टाज है और कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। नंबर 21 पर है
कहत कबीर सुनो भाई साधु, जिसके मुसन्निफ हैं प्रकाश पंडित। दोस्तों आपको बताते चले कि ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। आइए अब हम आगे देखते हैं। शहर तरफ, जिसके मुसन्निफ शाहिद मेहंदी हैं, और नंबर 23 पर है ए बनी इसराइल, जिसके मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब। आपके एग्जाम के मद्देनजर ये कुदरतुल्लाह शहाब की रिपोर्टाज भी बहुत अहम हो जाती है। और नंबर 24 पर है कौसे क़ुज़ह से फराज तक, जिसके मुसन्निफ हैं मंजूर इलाही। इसको भी आप अच्छे से ज़हन नशीं कीजिएगा। आगे है एहसास की यात्रा, जिसके मुसन्निफ हैं रामलाल। और आगे है 26 पर 5 सितंबर की रात। दोस्तों ये भी एक अहम रिपोर्टाज है। 5 सितंबर की रात, ये नीचे हो गया है थोड़ा सा, तो 5 सितंबर की रात जो रिपोर्टाज है, जिसकी मुसन्निफा हैं ज़ोहरा जमाल। तो ये भी एक अहम है और कई एग्ज़ाम में अब तक पूछी जा चुकी है। इसको भी अच्छे से नशी कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई रिपोर्टाज से मुताल्लिक़ हर बात आपके अच्छी से समझ आ गई होगी। साथ ही साथ बम्बई से भोपाल तक जो रिपोर्टाज है, जिसकी मुसन्निफा है इसमत चुगताई, इससे मुताल्लिक़ जो भी मालूमात आप तक फराहम की गई है, आपको वो भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटी-नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपीपीएससी एलटी, यूपीपीएससी जीआईसी और यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSS टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, और आप अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल की मदद से आप अपनी मालूमात में बहुत इजाफा कर सकते हैं, और आने वाले आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर अब तक जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं, आप उन सब से इस्तेफ़ादा कीजिए। हमारी पिछली वीडियोस से बहुत ज़्यादा सवालात अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और हमारे जिन साथियों ने इस चैनल से जुड़ करके एग्ज़ाम की तैयारी की और एग्ज़ाम दिए हैं, वो खुद जानते हैं। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनको हमारे इस चैनल से कितनी मदद मिली है। तो फ्रेंड्स इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।